तो जैसे कि पता है हम लोग जो है चैप्टर वाई रॉयल पब्लिकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? और ये सारे डिस्कशन जितने दिए जा रहे हैं यानी आने वाले इसरो के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं। इससे पहले कई पार्ट हो चुका है और आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रॉयल एमसीक्यू के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है? यानी अप्रत्यक्ष मापी जो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वह बताना है कि वह कौन सा होता है, ठीक है। तो वह जो होता है क्या वह आउटसाइड कैलिपर होगा या फिर इनसाइड कैलिपर होगा या फिर स्मॉल हॉल गेज होगा? तो देखिए अप्रत्यक्ष मापी औजार जो है ये सभी हो जाएंगे, है ना। अप्रत्यक्ष मापी ये सभी हो जाएंगे और मैं करूँ प्रत्यक्ष मापी जो डायरेक्ट मेजरिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मीटिंग रीडिंग लेते हैं, है ना। और आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और स्मॉल हॉल गेज ये जो है डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए स्टील रूल की सहायता जो है लेनी होती है ना। तो यह जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कैलिपर की धातु होती है, यानी जो कैलिपर बनाए जाते हैं उसका मटेरियल क्या होता है, वो किसके बनाया जाता है? तो कैलिपर जो है प्राय जो है कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं ना। कैलिपर किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और कहीं-कहीं मिल जाएगा आपको माइल्ड स्टील की भी बनाई जाती है ना? तो वो भी सही होता है, माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है, लेकिन उसे जो हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं, उसे केस हार्ड किया जाता है, ठीक है? तो मैंने कल एक प्रश्न मिस्टेक हुआ था, मैंने बताया था जो है बी ब्लॉक जो है वह किसका बना होता है? तो वह कास्ट आयरन और उसकी जो लेंथ होती है बी ग्रेड की, बी ब्लॉक जो है बी ग्रेड की उसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 300 एमएम होती है। मैंने कल जो है 100 बता दिया था, ठीक है? इसे याद रखेंगे। चलिए, अगला है कैलिपर का साइज़ लिया जाता है, यानी जो कैलिपर का साइज़ लिया जाता है, वो कैसे लेते हैं, ठीक है? तो 3 का जो आंसर ख हो जाएगा, यानी पिवट पिन से पॉइंट तक, उसका जो पिवट का जो पिन होता है, वहाँ से लेकर पॉइंट तक ठीक है, नुकीले भाग जो पॉइंट होता है, वहाँ तक इसकी साइज़ जो है लिया जाता है। अगला है निम्न में से कौन-सा भाग कैलिपर का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन-सा भाग जो है कैलिपर का नहीं है, ठीक है? तो देखिए स्प्रिंग कैलिपर में होता है, लेग्स कैलिपर में होता है, ठीक है? क्योंकि 2 लेग्स होते हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। पिवट पिन भी होता है लेकिन थंब रूल जो है, थंब रूल नहीं होता, ठीक है? यहाँ पूछा गया कौन-सा भाग नहीं है, तो थंब रूल जो है नहीं है, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं फर्म जॉइंट क्लिपर की दोनों टाँगें डॉट डॉट द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है? तो फर्म जॉइंट क्लिपर की जो दोनों टाँगें किसके माध्यम से जुड़े होते हैं ये बताना है, तो वो किसके द्वारा रिवेट और वॉशर के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है? तो ख में मिल जाता है इसका आंसर, ख सही हो जाएगा, है ना? चलिए, अगला है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टाँगें किसके द्वारा जुड़ी होती है? अब देखिए यहाँ जो था फर्म जॉइंट वाला था, अब यहाँ जो स्प्रिंग जॉइंट है। तो स्प्रिंग जॉइंट वाला जो किसके द्वारा पिवट व स्प्रिंग द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है? ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है दोनों में कि फर्म जॉइंट जो है रिवेट और वॉशर द्वारा जुड़ी होती है और स्प्रिंग जो है ये पिवट और स्प्रिंग द्वारा जो एक दूसरे से लगी होती है, ठीक है? चलिए, अगला है इनसाइड कैलिपर के दोनों टंगे बाहर की ओर कितने डिग्री के कोण पे जो है मुड़े होते हैं, ठीक है? तो कितने डिग्री पे? ये हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे मुड़े होते हैं, हल्का-सा मुझे यहाँ कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 45 डिग्री होना चाहिए, बट मैं अभी सही कन्फर्म नहीं हूँ, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को पता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है किसी खाँचे की चौड़ाई हाफ एमएम की सुत्ता में चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाफ एमएम की सुत्ता में चेक करना है किसी खाँचे की चौड़ाई, तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वह किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे, ठीक है? ग सही हो जाएगा। अगला है निम्न निम्न में से कौन-सा भाग इनसाइड कैलिपर का नहीं है? इनमें से बताना है कि इनसाइड कैलिपर का कौन-सा भाग नहीं है? तो यहाँ जो स्टॉक जो है इनसाइड कैलिपर का भाग नहीं है। बाकी बात फलक्रम, स्प्रिंग और एडजस्टिंग स्क्रू की बात करें तो ये है। अगला है कैलिपर के फलक्रम यानी रिवेट पॉइंट की धातु डॉट डॉट की होती है, यानी किसकी बनी होती है ना? कैलिपर का जो रिवेट पिन होती है, उसकी जो धातु बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। ओके, अगला है 1 मिनट, ठीक है? दिख रहा होगा आप लोगों को।
चीजल निम्न में से किस धातु की बनी होती है? अब बताना है कि चीजल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? चीजल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चीजल के हेड को चेम्फर जो करते हैं कितने डिग्री के कोण पे करते हैं? तो 10 से 12 डिग्री के कोण पे किया जाता है। ठीक है? 12 का क जो है सही हो जाएगा। अगला है चीजल का वेज एंगल निम्न में से कितना होता है? इसका जो वेज एंगल होता है, ठीक है? तो वह कितना होता है? वह जो है 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है? चीजल का वेज एंगल या कटिंग एंगल बोले, वेज एंगल जो है 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है। चीजल की कटिंग एज को डॉट डॉट लंबाई में हार्ड किया जाता है, ठीक है? तो चीजल की कटिंग एज को डॉट डॉट लंबाई में हार्ड किया जाता है, तो कहाँ से हार्ड करते हैं उसको? तो जो है 30 एमएम से 35 एमएम में किया जाता है ना? तो इसे याद रखेंगे कि चीज़ल की कटिंग एज को जो है हार्ड किया जाता है 30 एमएम से 35 एमएम में। अगला है चीज़ल के कटिंग एज की हार्डनेस जो होती है वह कितनी होती है? तो कितनी होती है? 53 से 59 एचआरसी के बीच में होता है ना? तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है चीज़ल में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना परसेंट कार्बन होता है? तो कितना होता है? 1% होता है। अगला है चीज़ल की पूरी बॉडी को हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता क्योंकि यह बताना कि चीज़ल की जो पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता, ठीक है? क्योंकि वह जो है टूट जाएगी, ठीक है? अगर चीज़ल की पूरी बॉडी को हार्ड व टेम्पर्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, है ना? क्योंकि जैसे पता होगा कि हार्डनेस के साथ-साथ जो हमारा ब्रिटलनेस का भी गुण जो हो जाता है। कोई वस्तु को ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं तो उसमें भंगुरता का भी गुण आ जाता है, ओके? अगला है मशरूम हेड वाली चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि करते समय क्या हो जाएगा उस टाइम जो घटना होगा वह कौन-सा घटना होगा ये बताना है। तो जो चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी, है ना? और हो सकता है कि कुछ चीज़ जो है टूट के आपके हाथों में भी लग सकता है ना? तो याद रखेंगे इसे, है ना? चलिए, अगला है चिपिंग करते समय हैमर का वज़न चीज़ल के वज़न से कितना होना चाहिए? तो जब चिपिंग करते हैं तो उस टाइम जो है हैमर का वज़न चीज़ल के वज़न से कितना होना चाहिए? तो 2 गुना होना चाहिए, ठीक है? अगला 20 नंबर का है, चीज़ल का साइज़ लिया जाता है, यानी चीज़ल का जो साइज़ लेते हैं वो कैसे लेते हैं? तो कटिंग एज को चौड़ाई गुने लंबाई से, है ना? कटिंग एज के चौड़ाई और गुने लंबाई से जो है चीज़ल का साइज़ लिया जाता है। अगला है वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी वेब चीज़ल का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो वो किसके लिए करेंगे? तो चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, ठीक है? चैन ड्रिलिंग कुछ इस प्रकार से होता है, मान के चलिए यह कोई मेटल है या कोई वर्कपीस है और इस प्रकार से जो यहाँ होल किया हुआ है, ठीक है? चाहे वो ड्रिलिंग के माध्यम से हो या फिर और कोई माध्यम से, इस प्रकार से। अब इसके इसके बीच में जो बने धातु होते हैं इस प्रकार से, इसे जो है हटाने के लिए जो है इसे हटाने के लिए जो वहाँ वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? वहाँ जो है वेब चीज़ल हो जाएगा, चैन ड्रिलिंग के बाद कुछ इस प्रकार से चैन के रूप में बनता है, तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो है मटेरियल को अलग करने के लिए वेब चीज़ल का प्रयोग करेंगे। अगला है कास्ट आयरन की चिपिंग वर्कपीस के दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है क्योंकि? ठीक है? यह बताना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, यह भंगुर धातु के किनारे से यह टूट सकती है ना? जब कास्ट आयरन की चिपिंग करते हैं, दोनों किनारे आरंभ करके बीच में समाप्त कर दी जाती है क्योंकि यह भंगुर धातु के किनारे से यह टूट सकती है। अगला है चीज़ल का कटिंग एज कॉन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है। ताकि यानी जो है चीज़ल का कटिंग एज कॉन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होता है, क्यों? तो यह जो है कटिंग पॉइंट में सही से प्रवेश कर जाए, है ना? तो इसके लिए जो है यह ग्राइंड किया होता है ना? अगला है सिंगल कट फाइल का प्रयोग क्या आता है? सिंगल कट फाइल का जो प्रयोग करते हैं, वह किसके लिए करते हैं? तो नर्म धातु की फाइलिंग के लिए सिंगल कट का प्रयोग किया जाता है। अगला है ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किया जाता है, तो ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सतह फिनिशिंग करने व ऊँचे स्तंभ हाई स्पोर्ट्स को दूर करने के लिए जो है ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। अगला उस रेती का नाम क्या है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में जो है टेपर में होती है ना? तो वह कौन-सा फाइल हो जाएगी? हैंड फाइल हो जाएगी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। ओके। अगला 27 नंबर का कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए छेनी का जो कटिंग ग्राइंड होता है वो कितना होता है? ठीक है? तो कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कितना करते हैं? तो वहाँ जो है
60 डिग्री रखते हैं, ठीक है? चीज़ल का जो पॉइंट कटिंग एंगल रखते हैं 60 डिग्री रखते हैं। एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए तो एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए कितना रखते हैं? तो 30 डिग्री रखते हैं, है ना? अगला है फ्लैट छेनी की धार कॉन्वेक्स शेप में ग्राइंड होती है, क्योंकि फ्लैट छेनी का धार जो है कॉन्वेक्स शेप में ग्राइंड होती है, क्यों होती है? तो यह जो है इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं और वह कट सही से पकड़ती है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए कितना रखते हैं? माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए छेनी का जो झुकाव कोण होता है, वो कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है वहाँ जो है 34 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रखते हैं ना। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते हैं, छेनी का झुकाव कोण जो है इतना रखा जाता है। चलिए। अगला है पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण कितना होता है? तो कितना रखते हैं वहाँ 32 डिग्री रखते हैं ब्रास के लिए। अगला है की वेज काटने के लिए छेनी का प्रयोग की जाती है, ठीक है? की वेज काटने के लिए छेनी का जो प्रयोग किए जाते हैं वहाँ कौन-सा चीज़ल का प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट छेनी का। अगला है कोल्ड चीज़ल हॉट चीज़ल से भिन्न होती है, क्यों? ठीक है? तो हार्ड व टेम्पर होती है, कैसे भिन्न होती है? तो हार्ड व कोल्ड चीज़ल जो है हॉट चीज़ल से भिन्न होती है। कोल्ड चीज़ल को जो है हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, लेकिन हॉट चीज़ल को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है ना? अगला है राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण कितना होता है? जो राउंड नोच चीज़ल होता है, उसका जो कटिंग कोण होता है, वो कितना होता है? तो वह जो है 35 से 45 डिग्री होता है, ठीक है? 35 से 45 डिग्री। अगला है डायमंड चीज़ल का कटिंग एज बना होता है, यानी डायमंड चीज़ल का जो कटिंग एज बना होता है, वह कैसे? शार्प वी आकार का बना होता है। कुछ जो है इस प्रकार से जो है अगर देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना? चलिए। तो यही जो है खत्म हो जाता है ये, है ना? अगला जो चैप्टर है मार्किंग, इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इसमें कम प्रश्न थे, तो मैंने 2 चैप्टर को इसमें ऐड कर दिया है ना? चलिए, मार्किंग मीडिया का प्रयोग तथा इसके बारे में जानेंगे। अगला है निम्न में से कौन-सा मार्किंग का उद्देश्य है? मार्किंग का उद्देश्य बताना है कि कौन-सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी मार्किंग लाइन की गाइडलाइन कार्य करती है, यह उद्देश्य है। मार्किंग जो है लाइनों को गाइडलाइन की काम करती है। उसके बाद मार्किंग किए गए जॉब को बनाने में समय की भी बचत होती है और मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में सुविधा भी होती है। तो इसके लिए जो है मार्किंग का प्रयोग किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो है ये होता है। अगला है फोर्जिंग कास्टिंग जॉबों की रफ सतह पर निम्न में से कौन-सी मार्किंग का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो कौन-सा करते हैं साधारण ब्लैक बोर्ड चॉक करते हैं, ठीक है? या फिर व्हाइट वाश भी सिखाते हैं, व्हाइट वाश का प्रयोग करेंगे। अगला है व्हाइट वाश मार्किंग मीडिया का घोल बनाने के लिए निम्न में से किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो इसका प्रयोग करते हैं तो स्पिरिट तारपीन का तेल का किया जाता है। अगला है स्टील के बने वर्कपीस पर मार्किंग मीडिया के रूप में ब्लैक बोर्ड चॉक का प्रयोग क्यों क्यों नहीं किया जाता है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जंग लग सकता है, इसके लिए नहीं करते हैं। अगला मार्किंग करने से पहले जॉब सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो क्या कहते हैं उसे? उसे जो है मार्किंग मीडिया कहते हैं। अगला है स्टील एल्युमिनियम के फिनिशिंग किए हुए वर्कपीस पर निम्न में से कौन-सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? कौन-कौन सा किया जाता है? तो लेआउट डाई किया जाता है। अगला है कॉपर सल्फेट जॉब सतह पर लगाने से सतह का रंग कैसा हो जाता है ना? तो कैसा हो जाता है वह? वह जो है कॉपर जैसा हो जाता है। कॉपर सल्फेट को जॉब की सतह पर लगाने से सतह का रंग कैसा होता है? कॉपर जैसा हो जाता है। अगला वाशर ब्रास के वर्कपीस पर निम्न में से किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ कौन-सा करते हैं? लेआउट डाई का किया जाता है ना? अगला है लेआउट डाई का वर्क सरफेस पर लगाने से सरफेस का रंग कैसा होता है? तो कैसा हो जाएगा? यह जो है नीला हो जाता है। निम्न में से कौन-सा सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है? तो कौन-सा सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया कौन-सा होता है? सेल्युलोज़ लेकर होता है ना? सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया कौन-सा होता है? सेल्युलोज़ लेकर होता है। साधारणतः मार्किंग के लिए एक्यूरेसी में दी जाती है, यानी मार्किंग के लिए जो एक्यूरेसी दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 0.5 की एक्यूरेसी दी जाती है। अगला है सेल्युलोज़ लेकर का निम्न में से कौन-सा लाभ है? ठीक? तो 12 क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह अलग-अलग रंगों में मिलता है, यह जल्दी सूख जाता है, इस पर मार्किंग की लाइनें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला निम्न में से कौन-सा मार्किंग की विधि है? तो सेंटर लाइन, डाटम लाइन विधि, टेम्पलेट विधि, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा।
अगला है जिन वर्कपीसों को चारों साइड अनियमित हो उन पर मार्किंग की जाती है, तो वहाँ जो है कौन सी मार्किंग की जाती है, तो वहाँ जो है सेंटर लाइन विधि की जाती है, यानी जो है टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब के लिए। अगला है जिन जॉबों को दो संलग्न भुजाएं 90 डिग्री कोण पर फिनिश की हुई है उन पर मार्किंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है, तो वहाँ कौन सा करेंगे, वहाँ जो डाटम लाइन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है बहु उत्पादन में एक ही साइज का आकार के पुर्जे को मार्किंग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है टेम्पलेट विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है टेम्पलेट किस धातु की बनाई जाती है ना। टेम्पलेट जो है किस धातु की बनाई जाती है यह बताना है आपको, तो टेम्पलेट जो है किसकी बनाई जाती है, जीआई सेट की बनाई जाती है ना। अगला टेम्पलेट की मोटाई निम्न में से कितनी रखी जाती है, जो टेम्पलेट होती है उसकी जो मोटाई रखी जाती है वह 0.5 से 3 mm के बीच में रखी जाती है। गोल बेलनाकार जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा माध्यम का यहाँ प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है उपरोक्त सभी का प्रयोग करेंगे, यानी सेंटर हेड और लिक क्लिपर और बिल पंच। गोल जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने निम्न में से कौन सी सबसे आसान विधि है, जो आप सबसे आसान विधि है वह बताना है, वह कौन सा विधि हो जाएगी, बिल पंच द्वारा, है ना। गोल जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए कौन सी सबसे आसान विधि है, तो बिल पंच। अगला है सरफेस गेज के स्क्राइबर पॉइंट के खराब यानी ब्लंट हो जाने पर क्या उपाय करेंगे, है ना। तो कौन सा उपाय करेंगे, तो स्क्राइबर के पॉइंट को रीशार्पनिंग करेंगे, है ना। चलिए, अगला है सरफेस गेज के स्क्राइबर स्नग में ढीला होने से उसकी क्या करेंगे, उसकी मरम्मत कर लेंगे, है ना। सरफेस गेज के स्क्रैबर स्नग में ढीला होने से उसकी मरम्मत कर लेंगे। मार्किंग करते समय डाटम सरफेस प्राप्त की जाती है, जब मार्किंग करते हैं तो डाटम सरफेस जो प्राप्त की जाती है वो कहाँ से की जाती है, तो कहाँ से करते हैं, लेआउट की टेबल सरफेस से, है ना। अगला है मार्किंग करते समय स्क्रैबर का झुकाव कोण कितना होता है, तो उसका झुकाव कोण कितना होगा, 30 से 35 डिग्री यानी 30 से 40 डिग्री के बीच में होता है ना। तो 30 से 35 या 40, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 40 भी दिया रहता है। निम्न में से मार्किंग मीडिया लगाने का कौन-सा उद्देश्य है? जो मार्किंग मीडिया लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त में से हो जाएगा इसका घ हो जाएगा क और ख। क में क्या है? यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न जगहों पर धातु को सही मात्रा काटी जाए और ख में है ऐसी लाइनें खींचे जो कि पथ प्रदर्शन का कार्य करें, है ना? तो चलिए इस पीडीएफ में बस इतना ही आंसर थे, है ना? इतना ही प्रश्न थे और हर रोज़ जो इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें।